हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो आखिर ये रे ऑप्टिक्स होता क्या है। तो देखिए, इसको रे ऑप्टिक्स को समझने के पहले हम लोग समझते हैं ऑप्टिक्स क्या है। जो फिनोमिना हम लोग के चारों तरफ हो रहे हैं लाइट की वजह से, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, पोलराइजेशन, या ये जो हम लोग का स्काई दिखता है ब्लू कलर का, या जो सन दिखता है शाम के समय रेड कलर का, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और आगे चल के और तरीके के हम लोग जैसे कि लेंस वगैरह बनाना, ये सब ऑप्टिक्स के अंदर आता है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑप्टिक्स था एक बहुत बड़ा एक डोमेन था, उसको हम लोग ने एक छोटा सा डोमेन निकाल लिया उससे और नाम दिया रे ऑप्टिक्स, जहां पर हम लोग जो लाइट है उसको एज अ रे मानकर जो फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर ये रे होती क्या है। जो रे होती है वो एक वेव है। जैसे लाइट हम लोग क्या मानते हैं कि जो लाइट है उसके दो नेचर है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो वेव की अगर हम लोग बात करें, लाइट के वेव की अगर बात करें, तो अगर वेव इस तरीके से है, और हम जानते हैं जो एनर्जी वेव्स होती हैं वो एनर्जी और मोमेंटम अपने साथ कैरी करती हैं, तो ये जो वेव है उसका इस डायरेक्शन पर जो एनर्जी प्रोपगेशन है, उसी डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं इस वेव जो लाइट है इस लाइट वेव की एक रे की तरह। तो वो जो एनर्जी प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है उसको हम लोग रे कंसीडर करते हैं। और जब लाइट को हम लोग रे कंसीडर कर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उस केस में वो सारे फिनोमिना हम लोग के जो आते हैं वो रे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखकर पढ़ते हैं। क्लियर। तो अभी मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हेलो शिव, कैसे हैं। मैं इस पे देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये जो रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, इस पे इतना ज़्यादा डिफरेंट, मतलब इस पे डिफरेंट क्या है कि अलग अलग इनको रखा गया है, क्योंकि अभी हम लोग का एक क्रैश कोर्स चल रहा है और उसमें हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है कम से कम समय पे। और मोटिव है हम लोग का जेई मेन, तो इस वजह से क्या बहुत ज़्यादा इस पे मैं थ्योरेटिकल बातें नहीं बताऊंगा और ना ही कोई डेरिवेशन वगैरह लूँगा। चीज़ें उस पर होंगी कैसे, एक फॉर्मूले होंगे और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो होंगे, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग इस पे, वो है जैसे कि हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चंस। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, हम लोग ये चीज़ें 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर होती क्या है, बट फिर भी इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगा। और एक अगर चीज़ बताऊँ मैं आपको कि देखिए, मैं हूँ जैसे, और मुझे कोई चीज़ पता चल रही है या किसी की बात सुनाई दे रही है, तो उसकी बात तब सुनाई दे रही है ना जब मेरे कानों पर वो आवाज़ आ रही है। ठीक है, जैसे कि बहुत दूर कोई गाना बज रहा हो, लेट अस सपोज कोई स्पीकर है बहुत दूर, उस पर गाना बज रहा है, तो मेरे तक वो आवाज़ आ रही तो मुझे लगेगा कि हाँ वहाँ पर स्पीकर है। बट मुझसे भी दूर कोई बैठा होगा, मतलब उस स्पीकर के कंपैरिजन में देखें कि अगर स्पीकर यहाँ पर है इस जगह पर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और मुझसे भी दूर कोई इस जगह पर बैठा है, और इस स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ उस तक नहीं पहुँच पा रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये यहाँ पर स्पीकर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर यहाँ से निकलने वाली साउंड इसके पास तक नहीं पहुँची, ठीक है, इसके पास तक साउंड नहीं पहुँची, तो ये जो ऑब्जर्वर है ये कंसीडर करेगा कि ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ है ही नहीं। क्लियर। और अगर इससे निकलने वाली आवाज़, जैसे कि मैं बैठा था यहाँ पर, मेरे पास तक आ गई, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ है, तो ये चीज़ है या नहीं वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि मैं उसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ या नहीं। वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर था। देखो पहला वाला केस मैंने क्या बताया था कि इस ऑब्जर्वर तक ये इसकी जो साउंड है वो नहीं पहुँच पा रही, तो अब इसके लिए ये यहाँ पर है या नहीं है, वो दोनों बातें हैं। मैं हूँ यहाँ पर, यहाँ से निकलने वाली आवाज़ मेरे तक आ रही है, तो क्या हो गया कि हाँ ये स्पीकर यहाँ पर है। ठीक है, और
एक और क्या चीज़ है कि अगर यहाँ से जो साउंड निकल रही है अगर वो इस तक ना पहुँचे तो ये क्या मानेगा, जो ज़्यादा उसके पास टेंडेंसी है वो ये मानेगा कि वो चीज़ वहाँ पर है ही नहीं। यानी कि ये है या नहीं वो तभी हम लोग बताएंगे जब हमारे कानों पर आवाज़ पड़ेगी, अगर स्पीकर की बात करें। इसी तरीके से होता है लाइट के साथ कि अगर कोई हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो उससे निकलने वाली जो लाइट होती है वो हमारे आंखों में पड़ती है। अगर सर आपने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट हमारे आंखों में पड़ती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो अगर मेरे जूते रखे हुए कहीं पे तो उससे कैसे लाइट निकल रही है, उसमें तो कोई बल्ब है नहीं। तो यहीं पर आता है रोल रिफ्लेक्शन का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नॉन ल्यूमिनस होता है, नॉन ल्यूमिनस यानी कि वो खुद की अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर जैसे मैंने अभी बताया कि वो एक जूता रखा हुआ है, ठीक है, मान लो कि ऐसा जूता रखा हुआ है, अब ये जूता मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें इसके पास खुद का कोई सोर्स नहीं, लाइट सोर्स नहीं है, बट जहां पर ये जूता रखा होगा वहां पर एक कोई ना कोई लाइट सोर्स प्रेजेंट होगा और उस लाइट सोर्स से निकल कर आ रही होगी लाइट, इससे टकरा रही होगी और वो टकराकर मेरी आंखों पर जा रही है, मेरी या फिर जो भी ऑब्जर्वर है उसकी आंखों पर जा रही है। तो क्या इस वजह से हमें ये जूता दिखाई देगा, यानी कि उस ऑब्जर्वर को वो जूता दिखाई देगा। बात समझ पे आई? तो कोई भी चीज जो हम लोग को चारों तरफ दिख रही है वो तभी दिख रही है जब लाइट उससे निकलकर हमारे तक आ रही है। अगर वो ल्यूमिनस है इसकी तरह तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नॉन ल्यूमिनस है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है। अगर उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो फिर मिरर पे हम लोग क्यों कहते हैं कि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है? तो यहां पर अंतर यह है इन दोनों में रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, ठीक है, इन दोनों में जो अंतर है वो है रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का। तो अगर हम कंसीडर करें कुछ इस तरीके के दो सरफेस, जैसे कि एक स्मूथ सरफेस हो गया और दूसरा कुछ ऐसा रफ सरफेस हो गया, इसको मान सकते हैं ग्लास और इसको मान सकते हैं वुड, और यहां पर मौजूद है एक लाइट सोर्स। क्या मौजूद है? एक यहां पर लाइट सोर्स ऐसे मौजूद है। तो इस लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है, अगर मैं मान लूं कि ऐसे कुछ लाइट आ रही है और इस पे आकर फॉल हो रही है, ठीक है, इस पे आके ऐसे फॉल हो रही है और यहां से ऐसे निकलकर ऐसे चली गई, तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ यहां पर, अभी एक रे का ऐसे हो गया। अब क्योंकि सोर्स है तो उस सोर्स से बहुत ढेर सारी हम लोग की जो लाइट है वो बहुत ढेर सारे रेज निकल कर आ गई, बीम पूरी निकल कर आती है। यानी कि अगर दूसरी रे इसके पैरेलल कुछ ऐसे आए और यहां से टकरा के वो इसके पैरेलल ऐसे चला जाए, ठीक है, इसी तरीके से यहां पे कोई एक तीसरी आए और वो इससे टकरा के बिल्कुल इसके इन दोनों बाकी जो रेस थी उनके पैरेलल ऐसे चल जाए, तो ये इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है इस सरफेस के द्वारा वो कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब इसी लाइट सोर्स से अगर लाइट आ रही है और आकर इस पे टकरा रही है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कभी इधर, क्लियर, कभी इस तरफ, और दोबारा आ रही है, इधर तो पैरेलल आ रही थी बट इधर वो अब इधर रिफ्लेक्ट करने लगा, फिर ये इधर पैरेलल आ रही थी जब सोर्स के पास से आ रही थी यहां पर, और फिर ये इधर ऐसे करने लगा। तो ये क्या है? ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसी वजह से जो ग्लास होता है उस पर हम लोग को अपना इमेज दिख जाती है, जबकि वुड पे इमेज नहीं दिखती। अब हमारी इमेज कैसे दिखती है? जैसे कि मिरर है, कहीं कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, कहीं कोई लाइट सोर्स है, हम इस मिरर के सामने खड़े हैं, ये जो मिरर है, मिरर के सामने हम लोग ऐसे खड़े हैं, क्लियर। तो लाइट जो है वो आ रही है, मेरी बॉडी पे टकरा रही है, मेरी बॉडी से जाकर इस सरफेस पे टकरा रही है और यहां से टकराकर वापस आ रही है और मेरी आंखों पर जा रही है, तब जाके मुझे अपनी पूरी बॉडी दिखती है, क्लियर। तो यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो भी लाइट मेरे बॉडी से निकल कर जाती है, रिफ्लेक्ट होकर जाती है, मेरी बॉडी से भी रिफ्लेक्ट होती है, तो मेरी बॉडी से जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है वो जिस तरीके से जाती है वैसे ही एकदम उसी फॉर्मेशन में आ जाती है, ठीक है। इस वजह से हम लोग को अपना इमेज दिखाई दे जाता है। तो बात क्लियर हो गई कि रिफ्लेक्शन हर तरीके के सरफेस से होता है, और जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, क्लियर। तो अब चलते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो देखिए, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब
ऐसे नियम जो कि हम लोग के फॉलो होते हैं कभी भी जब कोई एक रे ऑफ लाइट को हम देखते हैं कि वो किसी सरफेस पे जाके टकरा रही है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या है कि अगर कुछ इस तरीके की सरफेस है एक, और उस सरफेस में एक रे आकर ऐसे टकराई इस पॉइंट पर, तो जब ये आकर ऐसे टकराई तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि वहां से अब ये रिफ्लेक्ट होगी। ये क्या होगी? ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो अब ये लाइट रिफ्लेक्ट आखिर होगी कैसे, ये इसको पता कैसे चलेगा किस डायरेक्शन में जाना है? तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो क्या लेते हैं हम लोग कि इस पॉइंट पर जहां पर ये लाइट आकर टकराई है, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये हो गई हम लोग की इंसिडेंस रे। ठीक है, और नॉर्मल के साथ, किसके साथ? नॉर्मल के साथ ये कुछ एंगल फॉर्म करता है जिसको कि हम लोग एंगल आई कहते हैं। तो ये एंगल बराबर होता है इस रिफ्लेक्टेड रे के जो बना रही है इस नॉर्मल के साथ, उसके बराबर। यानी कि ये जो नॉर्मल है हम लोग की इंसिडेंट रे है और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे है। इनमें अब हम लोग अगर इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में एंगल देखें और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर एंगल देखें तो वो दोनों एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये हम लोग का एक नियम होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक होता है। साथ ही साथ ये तब पॉसिबल है, ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब आई, एन और आर, यानी कि इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल और आर, ये तीनों एक प्लेन में लाई करें। तीनों एक प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है कि अगर लेट अस सपोज ये नीचे जो मैंने बनाया था ये वाला, ये एक मिरर था। क्या था? मिरर। तो मिरर अगर कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके का अगर बना दिया जाए कि इस शेप का कुछ ऐसा मिरर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, ऐसा कुछ मिरर होगा और इस मिरर के इस पॉइंट पर आकर ये वाली रे टकरा रही थी और यहां से ये ऐसे चली गई। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो ऐसे करते हुए ये एक जो प्लेन बनेगा ऐसा, ठीक है, एक ऐसा प्लेन जिसमें कि हम लोग कंसीडर करेंगे इन तीन जो हम लोग के पास रेज हैं, एक तो नॉर्मल वाली, मतलब रे नहीं बोलेंगे उसको, नॉर्मल बोलेंगे, तो वो, और एक इंसिडेंस रे और दूसरे रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये तीन चीजें नॉर्मल, आई और आर, ये जब ये येलो कलर से जो प्लेन बनाया मैंने, ठीक है, और ये प्लेन कैसा है? ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस ब्लू वाले प्लेन के। क्लियर? बात समझ पे आई? ये ऐसे परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया, जो ब्लू कलर वाला है वो ऐसा प्लेन हो गया, और जो लाइट आ रही है वो आ रही है कुछ ऐसी आई, फिर आर, आई और आर, इंसिडेंस रे और आर, और इस पॉइंट पे बना रहे हैं हम नॉर्मल। तो आई और नॉर्मल और आर, ये तीनों इस प्लेन पे, एक प्लेन पे लाई करना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज होता है हम लोग का, ये कहते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होते हैं कुछ दो। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो हम लोग को अगर प्रॉपर्टीज देखनी है कि अगर एक प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म हो रही है तो वो किस किस तरीके की होती है। ठीक है, तो अभी देखो क्या है, वही है कि अब पॉइंट्स में चीजों को पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी चीजों को करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या निकल कर आया कि अगर हम लोग देखें कि अगर एक प्लेन मिरर है और उससे किस किस तरीके के इमेजेस फॉर्म होती हैं हम लोग की, तो बात आती है कि जो इमेज होती है वो होती है वर्चुअल इमेज। यानी कि अगर हम लोग ये देखें कि जो हम लोग का मिरर है उससे अगर लाइट टकरा कर वापस आ रही है, तो उसको अगर हम लोग सोचें कि एक जो हम लोग के पास कोई पेपर है या स्क्रीन है, उसमें उस फोटो को ऑब्जर्व करें तो हम लोग को नहीं मिलेगी। यानी कि अगर एक ऐसा मिरर है और इस मिरर पर कोई कुछ ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, क्लियर, कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, लेट सपोज ऐसे कुछ बॉल रखी हुई है। अब इससे निकलने वाली लाइट इससे जाके टकरा रही है और टकरा के लाइट बाउंस बैक हो रही है। अब हम चाहें कि उसको एक स्क्रीन लगाकर हम लोग क्या करें, एक इमेज ऑब्टेन कर लें, नहीं कर सकते।
तो उस तरीके की इमेज जिनको कि हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, भले ही हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं उनको कि मिरर में इमेज फॉर्म हो रही है, बट उसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन ना कर पाए, इस तरीके की इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हैं तो आप खड़े ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देगा। ऐसा प्लेन मिरर के साथ केस नहीं होता। अगर आप सामने खड़े हैं, आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है और सर आपका ऐसा है तो सर आपको ऊपर ही दिखाई देगा, पैर नीचे दिखाई देंगे। तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इरेक्ट, एकदम सीधा। क्लियर? तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है। तीसरी होती है लेटरली इन्वर्टेड। तीसरी क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड आप लोग ने बहुत ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है INA, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? INA लिखा हुआ है, और इसको मैं मिरर पे अगर देखूं, क्या देखूं? मिरर पे इसका रिफ्लेक्शन देखूं तो क्या दिखाई देगा? ये कुछ दिखाई देगा ऐसा, A, यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा कुछ ऐसा N, और ये I, ठीक है। अगर यहां पर एक मिरर लगा दूं तो मिरर पे इसका रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन्वर्ट हो जाती है इमेज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन्वर्ट हो जाती है। आप लोग ने इसको महसूस भी किया होगा कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आपका राइट हैंड जो है वो सामने लेफ्ट हैंड की तरह लग रहा है, या आप बैठे हुए हैं और मिरर पे किसी को देख रहे हैं तो वो लगेगा कि वो तो अपने लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है या लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, जबकि आप जब पलट कर उसको इंसान को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा कि वो राइट हैंड से ही लिख रहा था। तो ये जो इन्वर्जन होता है इसको कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। और साथ ही साथ जो इमेज आती है वो इक्वल इन साइज होती है जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होता है, यानी कि अगर कोई 5 फुट की इमेज ऑब्जेक्ट है, 5 फुट का कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उसकी 5 फुट ही होगी, ठीक है। ये चीजें होती हैं। और कि जो इस पे इमेज फॉर्म होती है वो उतनी ही डिस्टेंस पे होती है जितनी डिस्टेंस पर कि ऑब्जेक्ट खड़ा होता है सामने। जैसे कि इस पे हम लोग अगर देखें कि एक इंसान खड़ा है उस मिरर के सामने, ठीक है, क्या है, इस मिरर के सामने ही खड़ा है, तो ये जितना दूर खड़ा है इधर इस सरफेस, इस पॉइंट से जितनी दूरी पर है ये, उतनी ही दूरी पर अंदर इस पॉइंट से ये इमेज दिखाई दे रही है। क्लियर? समझ पे आई बात? साथ ही साथ जैसे कि ये लिटरली इन्वर्जन की अभी बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि अगर ये आदमी ऐसे खड़ा है यहां पर तो इसका ये वाला जो हाथ है जो कि अभी राइट हैंड है वो इमेज क्या दिखाई दे रहा है? लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात क्लियर? तो यही हम लोग का चीजें होती हैं। और ये जो प्लेन मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इसकी फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट होता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इन सब के बारे में आप पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा कि ये क्या क्या होता है, क्योंकि फिर वही चीज कि ये क्रैश कोर्स है। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या देखेंगे डेविएशन के बारे में कि आखिर ये डेविएशन होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप ये देखें कि अगर एक कोई आपके पास ऐसा मिरर है और इस पे लाइट आकर इंसिडेंट हुई, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो I इक्वल टू R, ये हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। क्लियर? अब यहां पर एक नया एंगल डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन या फिर विचलन। मतलब जिस रास्ते में उसको जाना चाहिए था वो उस रास्ते में लाइट नहीं गई, तो जिस रास्ते में उसको जाना था और जिस रास्ते पर चली गई उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। यानी कि जैसे कि यहां पर अब देख पा रहे हैं ये कि यहां से लाइट आकर क्या हो रही है? इंसिडेंट कर रही है। यहां पर इंसिडेंट हुई और यहां इसको, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो इसको जाना होता, बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जाती, बट क्योंकि यहां पर आ गया है ये मिरर, वो क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जाना चाहिए था इधर, चली गई इधर, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल कहलाता है हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ
डेविएशन। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं। तो इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि लाइट सीधी अगर जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, यानी कि यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 180 डिग्रीज का। और हम लोग को अगर ये डेविएशन वाला एंगल फाइंड करना है तो ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला अगर पोर्शन माइनस करना है तो ये खुद दो पोर्शन से मिलके बने हैं, एक तो ये और ये आई है, ये आर है, और आई और आर इन दोनों को अगर मिलाकर माइनस कर दिया जाए, यानी कि कुछ ऐसा, तो ये हो जाएगा, ये यही बन जाएगा हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन। और आई जो और आर जो है वो हम दोनों के इक्वल है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i। तो एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग का निकल के आ गया किस केस पर, जहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही थी एक प्लेन मिरर पर और रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी, उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये निकल कर आ गया। अब इसी में अगर एक मिरर की बजाय दो मिरर होते और वो कुछ एंगल पे रखे होते, जैसे कि एक मिरर ये और दूसरा मिरर ये, तो जब ये चीजें ऐसे रखी हैं तो ये वाला जो एंगल बना, ये अगर थीटा है, कितना है, थीटा है, उस केस पर जो एंगल ऑफ डेविएशन निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। अब ये कैसे निकल कर आएगा, ये बिल्कुल ऐसे निकल कर आएगा जैसे कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, क्लियर, लाइट ऐसे आ रही थी और यहां पर आई, यहां पर टकराई, और यहां से जब टकराई तो अब यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, फिर यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जैसे कि ऐसे रिफ्लेक्ट होके गई है। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग, जो हम लोग ने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है 10th क्लास में, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वहां से चीजें निकालते हुए हम लोग क्या करते हैं, ये रिलेशन निकल कर आता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला एंगल होगा, देखो लाइट को जाना चाहिए था इस तरफ और वो जा रही है इस तरफ फाइनली, क्लियर। तो लाइट को जाना चाहिए था इस तरफ और फाइनली लाइट जा रही है इस तरफ, कैसे, क्योंकि टकरा रही है, यहां टकराई, फिर यहां से टकरा, यहां पर आई, यहां से ऐसे टकराई और इधर चली गई। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा, जो कि यहां पर ऐसे बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक, क्लियर, बात समझ पा रहा है। तो यही हम लोग का हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन इस केस पर। तो ये निकल कर आता है हम लोग का ये कि डेल्टा इज इक्वल टू, अच्छा आप लोग को ये दिखाई नहीं दिया होगा, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था कि लाइट आई थी ऐसे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, लाइट आई थी ऐसे और वो चली गई ऐसे, कैसे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ था तो उससे टकराई, टकरा के इधर आई, यहाँ से टकराई और फिर टकरा कर इधर आ गई। तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, वो यहाँ जाने की बजाय वो इधर मुड़ी, फिर इधर मुड़ी और फाइनली इधर जा रही है। तो ये वाला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल वो हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, वही चीज यहाँ पर बना हुआ है, क्लियर। हेलो मितेश, कैसे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो चीज है डेविएशन के बारे में, तो यहां पर हम लोग का ये चीज फिनिश होती है। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं इमेज फॉर्म बाय इंक्लाइंड प्लेन मिरर। तो यानी कि जैसे आप लोग कभी बाल कटवाने गए, ऑब्वियस सी बात है गए होंगे कटवाने, तो वो जो होता है बार्बर शॉप, वहां पर सिर्फ एक मिरर्स नहीं होते, कई मिरर होते हैं, एक आपके सामने होता है, एक पीछे होता है, फिर आप उस पर देखते हैं अरे इमेज ही इमेज फॉर्म हो रही होती हैं। कभी कभी किसी दुकान पर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वही दो जो मिरर हैं वो लगे हुए हैं बट नंबर ऑफ इमेजेस कम दिख रही हैं एज कंपेयर टू किसी दूसरे शॉप के। या फिर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी शॉप में बैठे हुए हैं या कोई ऐसा इल्यूजन टाइप का कोई ऐसा बना हुआ है जहां पर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें दिखाई दे रही है, मतलब कि आप जितना देखते जा रहे हैं इमेजेस को, वो उतनी ज्यादा क्या होती जा रही हैं, ज्यादा हम लोग को इमेजेस दिख रही हैं। तो होता कैसे है, दो अगर मिरर ऐसे लगे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, लाइट यहाँ से टकराई, यहाँ से यहाँ टकराई, यहाँ से यहाँ, ऐसे करते करते वो बहुत ढेर सारी इमेजेस फॉर्म कर देती है। अब होता क्या है इस पे एग्जैक्टली, अगर मैं 2-3 इमेजेस बनाकर दिखाऊं तो वो कुछ बनता ऐसे है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, आपसे ऐसे लाइट टकराई। अब ये जो लाइट टकराई इसकी वजह से आपका यहाँ पर बनेगा एक
इमेज फॉर्म होगी और वो आपकी इमेज दिखेगी इधर। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट मतलब ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट होगी इस मिरर के लिए। तो इस मिरर के सामने अब दो चीजें हैं, एक तो अब यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर दो चीजें आ जाएंगी, एक तो कैसा, एक तो इस तरफ से कि ये जो ये है हम लोग का ये ऐसे टकराएगी और दूसरी यहां से जाने वाली ऐसे टकराएगी। क्लियर? अब यहां से क्या हुआ कि ये ऐसे चीजें गई तो इस तरीके से यहां पर अब इसकी इमेज यहां पर फॉर्म होगी कुछ इस जगह पर और इसकी इमेज फॉर्म होगी इस जगह पर और ये दोनों कॉन्साइड करेंगे और इस तरह करते करते फिर यहां पर एक इमेज फॉर्म होगी, फिर ऐसे करते करते यहां पर ऐसे बहुत ढेर सारी इमेज फॉर्म होती जाएंगी। तो इस तरीके से अब मैंने क्या कहा था, आपका ऑब्जर्वेशन ये रहा होगा कि कहीं पर इमेजेस लिमिटेड होती हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे यहां पर एंगल चेंज होगा इन दो इसके बीच में, क्या कहते हैं, मिरर्स के बीच में, वैसे वैसे यहां पर जो चीजें हैं वो चेंज होती जाएंगी। क्लियर? तो वही हम लोग को अब क्या करना है, देखना है कि कितनी इमेजेस यहां पर फॉर्म होंगी, कितनी नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग का कोई दो मिरर ऐसे रखा हुआ है और उनके बीच में एंगल ऐसा थीटा दिया हुआ है, क्लियर, तो उस थीटा वाले केस ये मतलब इस तरीके से जब चीजें दी हों तो अब होगा क्या यहां पर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, फिर हम लोग से पूछ लिया जाए कि वहां पर कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, 360 को डिवाइड कर देंगे थीटा से, क्लियर, और -1 कर देंगे अगर 360 बाई थीटा कितना निकल कर आए, इवन निकल कर आए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने 360 को थीटा से डिवाइड किया, इस गिवन एंगल से डिवाइड किया और वो अगर इवन निकल कर आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 कर देंगे। दूसरा क्या है कि अगर इसको ये जो कि हम लोग का ऐसा दिया हुआ है n = 360 बाई थीटा, यहां पर अगर ये निकल कर आया है कैसा, ऑड निकल कर आया, तो उसी को हम लोग मान लेंगे कि वही हम लोग का आंसर हो गया। और ये कब है कि ऑड निकल कर आया है और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो एसिमेट्रिकली रखा हुआ है, यानी कि अगर दो मिरर्स ऐसे रखे हुए हैं तो किसी तरफ जो एक इमेज है, देखो अब सिमेट्री होती है अगर, तो इस लाइन पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता कहीं पर, वो होता कि सिमेट्रिकल रखा हुआ है, इन दो मिरर के बीच में एक सिमेट्रिकल वे पे रखा हुआ है। बट अगर ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कैसे रखा हुआ है, एसिमेट्रिकल, मतलब इधर उधर कहीं पर रखा हुआ है, उस केस में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे क्या, ये वाला कि 360 को थीटा से डिवाइड करो और वो अगर इसकी वैल्यू ऑड आ जाती है और साथ ही साथ जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कैसी है, एसिमेट्रिकल है, तो वही जो n की वैल्यू निकल कर आई वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बट अगर हम लोग 360 को थीटा से डिवाइड करें और थीटा से डिवाइड करने के बाद यहां पर क्या हो, 360 डिवाइडेड बाई थीटा ये हो जाए और 360 से डिवाइड करने के बाद 360 को डिवाइड करने के बाद थीटा से ऑड निकल कर आए बट सिमेट्रिकल हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट जो रखा हो वो सिमेट्रिकल हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, तो ये चीज हम लोग का निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर आता है अगला वाला, जहां पर कि एक चीज ये भी है कि अगर 360 को हम लोग ने थीटा से डिवाइड किया तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक प्रॉपर हम लोग को वैल्यू दे, क्योंकि थीटा कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग को देखना होता है कि ये जो हम लोग का नंबर है वो एक प्रॉपर इंटीजर निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इमेज हम लोग की कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरीके के बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होता है, जब अगर नंबर कुछ इस तरीके का आ जाए 1.5 या 2.6 या 2.733 कुछ ऐसा निकल कर आ जाए, उस केस में इस पूरे पार्ट को ड्रॉप कर देते हैं और सिर्फ रखते हैं इसकी जो इंटीजर वैल्यू होती है उसको। तो 1.5 पे हम लोग राउंड ऑफ वगैरह नहीं करेंगे, इसको पूरा ड्रॉप ही कर देंगे, इस पार्ट को सिर्फ ये रखेंगे, इस पे सिर्फ 2 आएगा। क्लियर? तो ये चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है इसमें। और अब जिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, जो भी मैंने अभी चीजें यहां पर बताई उन्हीं को चीजें ध्यान में रखते हुए बनती हैं। क्लियर? तो अभी जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि जो
कोई कोई ऐसा बार्बर शॉप होगा जहां पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आपको समझ पे आती होंगी कि होंगी। तो वहां पर क्या है, उस केस पर ये जो थीटा होता है वो होता है 0। वो कितना होता है? 0 होता है। यानी कि ये वाला मिरर और ये वाला मिरर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। तो उस केस में जो थीटा हम लोग का फॉर्म होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में जब 360 को थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस निकल कर आएंगी। क्लियर? तो अब हम लोग को क्या करना है, आगे देखना है कि इस पे और क्या चीजें होती हैं। क्लियर? देखिए, अब बात आती है स्पीड ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, कि अगर कोई हम लोग के पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। क्लियर? एक कोई क्या है, प्लेन मिरर है, और उस प्लेन मिरर पर हम लोग का क्या हो रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने मूव करता हुआ आ रहा है। तो वो जो इमेज है उसकी स्पीड क्या होगी? क्लियर? तो वहां पर होगा क्या कि आप इसको ऑब्जर्व करिए। आप ऑब्जर्व करते होंगे, अगर अब भी आपको याद नहीं आ रहा तो आप ऑब्जर्व करिए। बट अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो रिकॉल करिए कि जैसे कि आपके घर में कोई शीशा होगा बड़ा सा, या फिर आपके घर में छोटा कोई ना कोई शीशा होगा ही होगा। तो जब आप उसकी तरफ बढ़ते हुए जाते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग में आपने देखा हो या कहीं पर भी देखा हो, उसकी तरफ आप जब बढ़ते हुए जाते हैं तो आपकी जो इमेज होती है वो भी आपके साथ साथ चलती है। यानी कि अगर आप इधर ऐसा मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और इधर ऐसे रोड है, और इस रोड पे आप ऐसे खड़े हैं और ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, तो आपकी इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है। अगर तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी इमेज भी साथ ही साथ बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि आप आगे निकल गए और आपकी इमेज पीछे छूट जाए। यानी कि जो स्पीड ऑफ इमेज होती है प्लेन मिरर के केस में, वो कैसी होती है? वो हम लोग की सेम होती है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? बात समझ पे आई? तो अब क्या है हम लोग के पास कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो रहा है एक प्लेन सरफेस से। अगर हम लोग के पास जो सरफेस हो वो कैसी हो? कर्व्ड हो। तो अभी हम लोग के पास अभी मतलब इस लेवल पर जहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं वहां पर सिर्फ हमें स्फेरिकल सरफेसेस की बात करनी है। तो दो तरीके की सरफेस होती हैं, एक होती है कॉनकेव सरफेस जिसको कि हम लोग कॉनकेव मिरर भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, इस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? ये सरफेस हम लोग की हो जाएगी कॉनकेव सरफेस, और इसको हम लोग अगर एक बहुत अच्छी सरफेस बना दे, कैसे पॉलिश वगैरह कर कर, तो ये बन जाएगी क्या? एक कॉनकेव मिरर फॉर्म हो जाएगा। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, जहां पर कुछ अगर इस तरीके से चीजें हम लोग ने बना दी तो इसमें क्या होगा कि ये इधर वाला जो सरफेस कहलाए, ये वाला, ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जो मिरर होते हैं इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे कि कॉनकेव मिरर की अगर बात की जाए तो इसका जो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं वो क्या होता है? वो निगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। कैसे? कि क्यों? देखो अगर गौर से कि ये सरफेस जो है, अगर ये स्फीयर का किसी हम लोग देखें, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो ये निकल कर आएगा कि ये किसी एक स्फीयर का पार्ट है ऐसे। यानी कि अगर स्फीयर फॉर्म हो रहा है तो वो स्फीयर पे क्या होगा? एक रेडियस भी होगा। और तो सेंटर से उस ये जो यहां पर पोल होता है उसके बीच को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के केस में कैसी होती है? निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाय साइन कन्वेंशन, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, इस जगह से इस तरफ जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो निगेटिव वैल्यूज को लेते हैं, और इससे इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके निगेटिव में निगेटिव। बट इन डिस्टेंसेस को कंसीडर करने का जो हम लोग के पास कन्वेंशन है वो लाइट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जिसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बेसिकली होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अगर मिरर हम लोग ने ऐसा रखा है और लाइट जो हो रही है वो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, तो इस डायरेक्शन वाली जो डिस्टेंस होंगी सारी, उनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे इस जगह से, और लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट वाली जो होंगी उनको निगेटिव लेंगे। ये है साइन कन्वेंशन एक्चुअल में।
तो अगर आपके पास एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी आ जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बन के आ जाता है जहां पर कि ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पर रखा हुआ है, उस केस में आप लोग क्या ले सकते हैं कि अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल यहां पर यह मानना है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो निगेटिव में रखा हुआ है, इधर जो, अब क्योंकि ये मिरर है तो इसकी इमेज भी इधर निगेटिव में फॉर्म होगी, और वैसे ही सारी चीजें हम लोग लेंगे, मतलब कि इसमें और इसमें फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो आप बिल्कुल वैसा ही कंसीडर करेंगे जैसा कि ये डायग्राम होता, मतलब इसको अगर ऐसे इन्वर्ट कर देते एकदम वैसा ही होता तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वैसे जो प्लस माइनस वगैरह है वो बिल्कुल वैसा ही लेना है। क्लियर? अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उस पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो पॉजिटिव होता है, प्लेन मिरर का होता है इनफाइनाइट, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं। क्लियर? अब चलते हैं मिरर फॉर्मूला की तरफ, और वो होता है ये, जिसको कि आप 10th क्लास पर भी अपने पढ़ कर आए हैं, फिर 12th में पढ़ते हैं। तो ये हो गया मिरर इक्वेशन, जिसको कि हमें ध्यान रखनी है चीजों को सॉल्व करने के लिए, किस तरीके की चीजों को, जहां पर कि कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव, सॉरी लेंस नहीं, अभी मिरर की बात हो रही ना, तो कॉनकेव मिरर या जो हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर है उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा है, उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां फॉर्म होगी, अगर उस जो हम लोग के पास मिरर रखा हुआ है उसकी फोकल लेंथ f हो। तो समझ गए कि ये जो v है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और f क्या है, वो हम लोग का डिस्टेंस ऑफ वो पॉइंट है जहां से हम लोग फोकस कंसीडर करते हैं, तो ये फोकल लेंथ होती है। ठीक है, और इसमें आप लोग को ये ध्यान देना है कि हमेशा साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके ही इन चीज़ों को सॉल्व करना है। आप जितनी बार भी इस पे वैल्यू पुट करें, आपको जितनी बार भी इस पे वैल्यू पुट करना पड़े, उतनी बार आप लोग साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए इस पे वैल्यू पुट करेंगे। एक्चुअली क्योंकि साइन कन्वेंशन जो हम लोग को बना है, या ये जो इक्वेशन बनी है पर्टिकुलरली, वो बनी है जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उस पे हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है हम लोग का, उन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल कर ये बनी हुई है। यानी कि जो पोजीशन है उसके आप कोऑर्डिनेट्स डालिए इस पे, और ये आंसर एकदम परफेक्ट देगा। कोऑर्डिनेट्स से मतलब वही कि हम लोग प्लस माइनस वगैरह लेकर पूरा इस पे चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तब जाके एकदम करेक्ट चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, यही होती है हम लोग की मिरर इक्वेशन। फिर आता है पावर। पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आखिर क्या होता है? फोकल लेंथ बता चुका हूं मैं कि फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर होता है हम लोग का, उसके बीच, अब यहां पर ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता, पोल होता है मिरर के केस में। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां पर पोल हो गया, और जो फोकल पॉइंट होता है उसके बीच की लेंथ होती है हम लोग की फोकल लेंथ, ये एफ होती है। तो फोकस और इसके पोल के बीच में ये हो गई फोकल लेंथ। तो वहां से हम लोग पावर डिसाइड करते हैं। यानी कि देखो, समझो बात को, लाइट अगर फॉल हो रही है इस मिरर पे, मैं इसको हटा देता हूं और एक दूसरा मिरर बनाता हूं। अगर एक कॉनकेव मिरर ऐसे बना हुआ है हम लोग के पास, और इस कॉनकेव मिरर पर लाइट ऐसे आ रही है और वो इस जगह से ऐसे जा रही है, यानी कि इसका जो फोकल लेंथ हो गया वो इतना हो गया। अब इसी में क्या हो कि ये जो मिरर है उसको किसी तरीके से हम लोग ने क्या किया, उसका फोकल लेंथ को डिक्रीज कर दी। क्या कर दी? फोकल लेंथ डिक्रीज करने का मतलब कि अब जो है फोकल लेंथ वो हो गई इतनी, कितनी हो गई? इतनी। यानी कि अब अगर लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है तो वो पास हो रही कहां से? यहां से पास हो रही है। ठीक है, ये मैं तब बता रहा हूं जब इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, कुछ ऐसा बन गया है ये। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया है। अब वो ऐसा नहीं रहा जैसे पहले था, थोड़ा सा चेंज हुआ है शेप। यानी कि फोकल लेंथ कम हुआ तो देखो वो उसका जो कन्वर्ज करने की पावर थी वो बढ़ गई। यानी कि फोकल लेंथ जितना कम होता जाएगा उतना हम लोग कहेंगे कि पावर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल वही चीज है यहां पर कि पावर इज इक्वल टू 1/f। जितना ज्यादा फोकल लेंथ कम होगी पावर उतनी ज्यादा होगी। क्लियर?
और जब भी हम लोग इस फॉर्मूले से निकालना होता है पावर, तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स पे रखी जाती है, भले 25 सेंटीमीटर दी हो, 75 सेंटीमीटर दी हो, बट उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, फिर यूज़ करेंगे। अगर सेंटीमीटर्स में दी होगी तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर 100 रख कर फिर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब वो तो फिर मैथ्स वाला पार्ट हो गया, उसको तो आप कर ही सकते हैं। तो अब चलते हैं इस पे मैग्निफिकेशन का, कि मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइंड है इसका। सिंपल सी बात है, आपके पास मोबाइल है और आप उस पर जूम करते हैं, यानी मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करने का मतलब कि अगर ये मान लें कि ओरिजिनल जो इमेज थी आपके पास, इमेज अब अगर मैं कहूँ कि उस पर कुछ आपके मोबाइल फ़ोन पर कुछ मान लीजिए ऐसा कुछ फ्लावर बना हुआ था, ठीक है, तो उस फ्लावर की ऐसा जो ऑब्जेक्ट है, अब उसको आपने क्या किया, जूम किया ऐसे। जब आपने इसको जूम किया तो ये क्या हो गया, ऐसा आपको बड़ा दिखने लगा, यहाँ पर ये ऐसे बड़ा दिखने लगा, कुछ इस तरीके से सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीफाई हो गया, यानी कि जो इसकी इमेज है उसकी हाइट विड्थ वगैरह क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो चीज़ें मैग्नीफाई हो गई, दुगनी हो गई या 3 गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई, ये कहते हैं हम लोग। तो अगर ऑब्जेक्ट कुछ इस साइज का है, ऑब्जेक्ट अगर कुछ इस साइज का है और उसकी इमेज कुछ ऐसी बन जाए बड़ी सी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये चीज़ मैग्नीफाई हो गई ये। तो मैग्निफिकेशन पावर हम लोग इससे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज 1 मीटर का था, 1 मीटर हाइट का, और ये जो निकल कर आया वो निकल कर आया 2 मीटर हाइट का, तो हुआ क्या कि 1 मीटर का ऑब्जेक्ट था और 2 मीटर की इमेज निकल कर आई, यानी कि 2 गुनी हो गई। तो मैग्नीफाई हो गया, कितना हुआ, 2 गुना हो गया। यानी कि अगर हम लोग ये करें 2 डिवाइडेड बाई 1, और 2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, 1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, हम लोग का मैग्निफिकेशन निकल कर आ जाएगा। और इसी से ही ये चीज डिफाइन हुई है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच प्राइम अपॉन एच, जहां पर जो एच प्राइम है वो है हाइट ऑफ इमेज और एच जो है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस वी बाई यू से भी हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। वी क्या है, वही इमेज की डिस्टेंस है पोल से, और यू है हम लोग की जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस। और इस पे जब भी हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए पुट करेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज वगैरह किधर फॉर्म हो रही है। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हम लोग को वी ना पता हो तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर अगर हम लोग को यू ना पता हो तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये आए कैसे हैं, ये आए हैं एक्चुअली यहां से इनका इस्तेमाल करते हुए, यहां से ये चीजें निकल कर आई हैं, और ये इससे भी डिफाइन है। तो इसको जब हम लोग ने इस पे पुट कर दिया, इससे हम लोग ने मान लीजिए जब वी पुट कर दिया तो सिर्फ इक्वेशन किस पे बची, एफ और यू पे, और जब यू को पुट कर दिया तो इक्वेशन बची एफ और वी पे। तो इस तरीके से ये चीजें निकल कर आई हैं। क्लियर। अब अगर मैग्निफिकेशन हम लोग का क्या आ जाता है, प्लस और माइनस में, कि दोगुना तो हुआ बट -2 हुआ। -2 का मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 1 मीटर का है यहां पर, और वो 2 मीटर इस तरफ बना है, ठीक है, 2 मीटर नीचे तरफ बना है, यानी कि जो उसका मैग्निफिकेशन निकल आया उस पे अगर क्या हो, एक निगेटिव साइन हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है क्या, कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड है। क्लियर। और अगर पॉजिटिव साइन निकल कर आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इमेज है वो इरेक्ट है। पॉजिटिव अगर होगा, ये तो निगेटिवली हो गया, पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे होता है, यहाँ पर 2 मीटर्स, तो इरेक्ट है, सीधी है। ठीक है, तो ये चीजें थी जो कि मिरर इक्वेशन से रिलेटेड थी। अभी इनको समझिए, आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और समझ पे आएगा कि कैसे इनको यूज करना है। अब चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो आखिर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, हटा देते हैं इसको, ये तो डिफिनीशन लिखी हुई है। ऑब्जर्व जो आपने चीजें करी हैं उससे चलते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में खेला होगा या नहीं खेला हो पता नहीं, स्केल जो वो छोटी 15 सेंटीमीटर वाली स्केल आती है ग्लास की, ग्लास यानी कि वही फाइबर वाली, नटराज या जो भी, अब तो तरह तरह कंपनी कहने लगी, पर पहले तो नटराज की आती थी, उसका शेप भी बड़े अलग तरीके का रहता था। अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा रहता था, ऐसे करते हुए रहते थे। ठीक है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया में दिखा रहा था ये। तो अब इस पे जब हम लोग क्या करते थे, इसको किसी जैसे कि मान लीजिए बुक में ऐसा कुछ लिखा और उसके ऊपर ऐसे स्केल रख देते थे, तो ये जो भी यहाँ पर लिखा रहता था वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता था या किसी अलग तरीके से दिखाई देता था, ऐसा नहीं दिखाई देता था जैसे लिखा हुआ है। यानी कि हो क्या रहा है, पहले अगर हम बात करें जब स्केल रखी नहीं है और हम इसको पढ़ रहे हैं, तो लाइट इससे जो निकल रही है वो क्या हो रही है, डायरेक्ट हमारे आंखों में आ रही है, जो जैसा है वैसे दिखाई दे रहा है। जब इसके ऊपर रख दिया गया क्या, एक वो ग्लास जो हम लोग की स्केल थी उसको रख दिया गया, तो जो लाइट आ रही है, इस रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग, ये जो लिखा हुआ है, इससे जो लाइट निकल कर आ रही है वो एक मीडियम को पार करते हुए आ रही है, और वो मीडियम कौन सा है, ग्लास। तो वहां पर क्या होता है, जब लाइट ग्लास से निकलकर एयर में आती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। और वो जो हम लोग का ग्लास मतलब स्केल थी, जैसे मैंने बताया कि वो कुछ ऐसा शेप होता है, क्रॉस सेक्शन अगर उसको देखें, अगल बगल ऐसा थोड़ा सा थिक होती है और बीच में ऐसे थिन होती है, उसकी वजह से यहां पर हम लोग को अलग अलग तरीके से चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर शेप भी कैसा है, डिफरेंट है। तो बेसिकली हम लोग का होता क्या है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम पे जाती है, उस केस में वो या तो अगर हम लोग कोई नॉर्मल कंसीडर करें तो वो या तो नॉर्मल की तरफ आती है या फिर नॉर्मल से दूर जाती है। तो किस केस में क्या होता है आइए देखते हैं। आपने और भी चीजें ऑब्जर्व करी होंगी इससे रिलेटेड, जैसे कि बोतल वगैरह में पानी का भी भरा रखा हो और उसके पार किसी को देखें, ठीक है, उसी वो जो बोतल में पानी भरा हुआ है उससे आप किसी को देख रहे हो तो वो डिफरेंटली दिखाई देते हैं। या कभी आप समोसे खाने गए हो बट समोसे तो बन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पर वेट कर रहे हैं खड़े होके, फिर आपने देखा कि समोसे बनाने वाला तो ऐसे ऐसे हिल रहा है। अरे वो ऐसे ऐसे क्यों हिल रहा है ठीक है, मतलब समोसे की कढ़ाई चढ़ी हुई है, ठीक है, समोसे वाली कढ़ाई चढ़ी हुई है और बनाने वाला समोसे की कढ़ाई के पीछे है। आप इधर खड़े, समोसे की कढ़ाई है और उस तरफ समोसे बनाने वाला है। अब यहां से हो क्या रहा है कि जो गर्म हवा है, क्योंकि नीचे आग जल रही तो गर्म हवा ऐसे ऊपर उठ रही है, वो गर्म हवा क्या हो गई, रेयरर मीडियम की तरह बिहेव कर रही है एज कंपेयर टू बाकी जो हवा है। तो उसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंट हो गई, या फिर हम लोग इसको और अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस जगह की हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो बाहर हम लोग की एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो गया। अंदर रेयरर मीडियम हो गया, बाहर डेंसर मीडियम हो गया, और वो भी कैसा, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की बात कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर। अगर मैं कहीं पर रेयरर बोलूं, डेंसर बोलूं, तो ये कतई नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि उसके मास डेंसिटी के बारे में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं यहां पर अभी बात कर रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग ऑप्टिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, तो यहां पर बात हो रही है ऑप्टिकल डेंसिटी की। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को भी बताऊंगा, तो अभी उस एग्जांपल कंप्लीट करता हूं। तो वहां पर क्या होगा कि जो लाइट समोसे वाले से आ रही थी, मतलब शुरुआत में रिफ्लेक्शन बताया ना मैंने, कहीं लाइट का सोर्स होगा, वो समोसे वाले पे टकरा रही है और वहां से आपकी तरफ आ रही है, तो क्योंकि वो एक रेयरर मीडियम को पार करते हुए आ रही है, और वो भी कैसा रेयरर मीडियम है कि लगातार उस पे, क्योंकि कभी आंच ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसकी वजह से लाइट यहाँ पर एयर ऐसा मूव कर रही है, तो उसकी डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है। कैसी, ऑप्टिकल डेंसिटी। उसकी वजह से जो लाइट आ रही है उधर से वो ऐसे बेंड हो रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। इस वजह से आपकी आंखों में लाइट डिफरेंट तरीके से पड़ रही है। तो ऑब्जेक्ट जो जहां पर है वो वैसा ही है, आप जहां पर हैं वो वैसे ही हैं, बट क्योंकि मीडियम बीच में डिफरेंट है उसकी वजह से वो चीजें आपको हिलती हुई दिखाई देंगी। तो लगेगा कि अरे वो तो समोसे बनाते हुए ऐसे हिलता जा रहा है, वो नहीं हिल रहा है, समझे। तो ये सब क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब बात कर रहे थे हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो ऑप्टिकल डेंसिटी समझ लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी। ऑप्टिकल डेंसिटी और जो हम लोग मास डेंसिटी की बात करते हैं, तो जो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी देखो होती क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग के पास जैसे कि ऑयल है, ऑयल पे अगर हम लोग बात करें कि ऑयल और वाटर का कंपैरिजन, मस्टर्ड ऑयल है लेट सपोज और वाटर है, तो मास डेंसिटी जो ऑयल की होती है वो होती है कम एज कंपेयर टू वाटर।
जबकि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उस ऑयल की वो होती है ज़्यादा एज कंपेयर टू वाटर। रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट सेशन होगा कल परसों, 2 दिन रे ऑप्टिक्स चलेगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्लोली बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो तो हो ही, साथ ही साथ आपका जो नज़रिया है चीज़ें देखने का वो भी थोड़ा सा बदले। आप चारों तरफ जो चीज़ें देख रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, वो सब क्या हो रहा है वो भी मैं थोड़ा सा बदलना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो हम लोग बेसिकली पढ़ाई करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि एग्जामिनेशन में सिर्फ नंबर आ जाए, साथ ही साथ हमारे कैरेक्टर पे भी वो झलकना चाहिए, यानी कि आप में भी कोई परिवर्तन आना चाहिए। सिर्फ कागज़ की सीट में ही नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर मितेश सावंत पूछ रहे हैं, सर मिराज ऑल्सो वर्क ऑन दिस बेसिस। देखिए, मिराज को मैं कल बताऊंगा और उसको 2 तरीके से बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करते हैं। एक्चुअली मिराज को हम लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं, तो उसकी बात मैं कल ही करूंगा मिराज की। आज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अधूरी चीज़ अगर बताऊंगा तो फिर कन्फ्यूज़न होगी। तो उसको मैं कल 2 तरीके से बताऊंगा कि 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी समझ गए कि वो मास डेंसिटी से डिफरेंट होता है। और अगर हम लोग अब बात करें पर्टिकुलर, जब हम लोग को चीज़ें स्टडी करनी है जो फेनोमेना है उनकी, तो कुछ ऐसा करते हैं कि अगर हम लोग के पास एक डेंसर मीडियम है और एक रेयर मीडियम है और उस पर क्या हो रहा है, लाइट ऐसे आके फॉल हो रही है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हम लोग ने बना दिया एक नॉर्मल, तो इस केस पर ये जो रे है वो उसको जाना चाहिए था कुछ ऐसे, बट वो ऐसे ना जाके ये जो नॉर्मल है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जाती है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? और जैसे हम लोग का अगर कोई डेंसर मीडियम हो और वहां से वो रेयर मीडियम पे जा रही हो, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रही हो, उस केस में क्या होता है कि ये जो रे ऑफ लाइट होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। यहां पर जो आर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे ही होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और उन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से ये चीज निकल कर आती है कि अगर इस तरीके से यहां पर कोई ऐसे लाइट आके फॉल हो रही है आई और यहां पर एंगल बन रहा है आर, तो साइन आई बाई साइन आर वो होता है कांस्टेंट, और उसको हम लोग कहते हैं n/1 अगर बोले तो वो हो जाएगा n2 डिवाइड बाई n1, और ये जो n है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम लोग, ये जो साइन आई बाई साइन आर और ये इसके बराबर होता है, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं कि ये कैसे बनी है, क्या हुआ उस पर, और इसका मतलब प्रॉपर एक डेरिवेशन की अगर बात करें, साथ ही साथ ये चीज़ें आपस में कनेक्ट कैसे हो रही हैं, वो अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं उसको टच कर रहा उस एस्पेक्ट को। अभी हम लोग यहाँ पर यही लेकर चलेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हम लोग का, और साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर कांस्टेंट, ये हम लोग का स्नेल्स लॉ कहलाता है। ये हो गया स्नेल्स लॉ, और इसी को जब बराबर कर देते हैं तो इसके बराबर आ जाता है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो n/1 लिखा हुआ है इसको पढ़ते कैसे हैं? ये कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम सेकंड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आता है वो किसी मीडियम के रिस्पेक्ट पर निकल कर आता है, तो वो हो जाता है ये, क्योंकि लाइट इधर से इधर जा रही है। ठीक है, और हमें निकालना है, तो हम ये जो साइन आई बाई साइन आर है उसका इस्तेमाल करके निकाल लेंगे उसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 निकल कर आएगा, क्योंकि लाइट जो है हम लोग की वो पहले वाले से आ रही है दूसरे में। अभी यही लाइट अगर हम लोग की आ रही होती वैक्यूम से आ रही होती किसी मीडियम पे, उस केस पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग डिफाइन करते उसको कह देते हैं हम लोग, क्योंकि ये वैक्यूम से आ रही है या एयर से मान लीजिए वो आ रही है इस मीडियम पे, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? वो हो जाता फिर हम लोग का यहाँ पर n के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो 1 होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, या फिर एयर जो होता है वो 1.0 कुछ होता है, बट उसको 1 ही मानकर चलते हैं हम लोग।
तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जैसे 2 लॉ थे, वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे भी 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ यही होता है जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। आई और आर के बीच में रिलेशन पता चल गया, जैसे कि उस पे आई रिफ्लेक्शन के केस में आई और आर के बीच में था कि आई इज इक्वल टू आर था, ठीक है। बट यहां पर ये क्या होता है, इस तरीके से होता है। और इसका जो पहला लॉ है वो भी वैसा ही है जैसे कि उस पे था कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए, तभी ये वाला जो है वो पॉसिबल है। यानी कि जिस रे को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन जब कंसीडर करेंगे और उसी तीनों एक प्लेन पे जब लाई करेंगे तभी हम लोग मानेंगे कि ये चीज़ फॉलो हो रही है, वरना ये फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो पहले वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाकर ये होगा। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का हम लोग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक रेशियो है। क्या है, रेशियो है, तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है और एक स्केलर क्वांटिटी भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उस पर डायमेंशन तो है ही नहीं, डायरेक्शन भी नहीं होती है। तो स्केलर क्वांटिटी हो गई हम लोग की, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और एक डायमेंशन भी उस पर नहीं होती है। क्लियर। अब देखिए कि अगर मैं रिलेट करना चाहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मटेरियल को उनमें ट्रेवल करने वाली लाइट के बेसिस पे, उस पे मतलब लाइट की स्पीड के बेसिस पे, यानी कि अगर ऐसा हम लोग का इंटरफेस है, इंटरफेस क्या होता है वो इमेजिनरी लाइन जहां पर हम लोग ये मान सकते हैं कि ये मीडियम अलग है और ये मीडियम अलग है। क्लियर। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। जैसे कि जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है या डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है, हम लोग के कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, मोबाइल की स्क्रीन होती है, उसको इंटरफेस कहते हैं, जो कि कनेक्ट करता है एक ह्यूमन को और उस मशीन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वो इंटरफेस होता है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर क्या है, इंटरफेस, जो एक इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करती है 2 मीडियम्स को। क्लियर। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव मतलब मान लीजिए कि इस पे जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो किसी स्पीड v1 से ट्रेवल कर रही है, और यहां पर ये क्या हुआ कि लाइट ऐसे आई और ये इधर बेंड कर गई, तो क्योंकि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि ये वाला जो मीडियम है वो कैसा है, डेंसर है, और यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी ले रहे हैं हम लोग, v2। तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड बनेगा, देखिए इसको पढ़ते क्या है हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, ये हो जाएगा किसके बराबर, v1 अपॉन v2 के। ये एकदम सही लिखा हुआ है, v1 अपॉन v2। v1 हम लोग यहां पर लेंगे क्योंकि ये देखो रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम पे जो स्पीड होती है वो होती है ज्यादा, लाइट की जो स्पीड होती है रेयरर मीडियम पे ज्यादा होती है। इसी वजह से जो वैक्यूम होता है वहां पर मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट, और जैसे जैसे फिर वो मीडिया चेंज करता है, जैसे जैसे वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम पे जाती है वैसे वैसे स्पीड डिक्रीज होती जाती है। और यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे जैसे ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि ये चीज क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ये जब हम लोग रेशियो लेते हैं तो लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इन विच वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चीज यहां पर आ जाती है। क्लियर। और इसी को अगर हम लोग को इस मीडियम और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग निकालना हो कि अगर ये n2 है और ये n1 है, अब देखिए n21 और n2 और n1 इनमें अंतर क्या है, ये जो n21 है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, ये इसका मतलब ये है। और ये जो है n2 ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि जो लाइट आएगी वो कहां से आएगी, वैक्यूम से आएगी। तो जब वैक्यूम से आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, c होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने के लिए यही है ये चीज कि जहां से लाइट आ रही है उसकी स्पीड लिखो और जहां जा रही है उसकी स्पीड लिखो, तो हम लोग का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा जहां पर लाइट जा रही है। क्लियर। सेम चीज यहां पर करी गई कि अगर हम लोग को n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जिसको कि हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, और वो निकलता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन जो भी मीडियम है हम लोग का, सेकेंड मीडियम है तो V2 उस पर मान लिया। इसी तरीके से ये N1 के लिए, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो यही बनकर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को ध्यान देनी है यहाँ पर इससे रिलेटेड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे जिससे कि काफी क्वेश्चन हम लोग के होते हैं, जो कि है कुछ ये कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रीजन है जहां पर एक मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम यहां पर है, ठीक है, यानी कि आपके पास 3 मीडियम हो गए या मीडिया कह सकते हैं, 3 मीडिया हो गए। एक तो मान लीजिए वाटर है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, पहला एयर मान लीजिए, वाटर है, और फिर यहां पर ग्लास है। आप इसको भी ग्लास मान सकते हैं, कुछ भी कैसे मान सकते हैं। तो ये तीसरा हो गया और ये ग्लास हो गया। अब लाइट क्या कर रही है, लाइट इस ग्लास से होते हुए इंटर करी और वो फिर गई वाटर पे, बेंड हुई है कुछ यहाँ पर, बेंड हुई, फिर गई वाटर में, वाटर से करके फिर ये, अब क्योंकि वाटर से एयर में जा रही है तो डेंसर है, डेंसर से रेयर पे जा रही है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसे 3 नॉर्मल होंगे। तो ये पहला देखो, पहले मीडियम से आई, एयर से ही आई और फाइनली एयर में चली गई। उस केस में अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, या फिर इधर से लाइट हम लोग डालें कि इधर से लाइट जा रही है और इधर से निकल रही है, कुछ भी हो सकता है, इधर से लाइट जा रही हो या उधर से आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। अगर केस क्या है कि लाइट जहां से चल रही है उसी मीडिया पे वापस आ रही है, तो हम लोग के पास एक रिलेशन होता है और वो होता है ये कि n/1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये बराबर होता है 1 के। क्या होता है, ये बराबर होता है 1 के। क्लियर? तो इससे अगर हम लोग को किसी 2 मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम तीसरे मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी दूसरे मीडिया के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हम लोग को अगर n31 और n21 पता है तो हम लोग n32 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हम लोग की निकल कर आती हैं। आई बात समझ पे? आगे चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि अभी हम लोग का जो रिफ्रैक्शन हो रहा था वो हम लोग कैसे ले रहे थे कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है किसी प्लेन इंटरफेस से। अभी क्या हो रहा है कि अगर जो इंटरफेस है वो किसी स्फीयर का पार्ट हो, मतलब कोई एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस हो जैसे कि ये दिख रही है, तो इस केस में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं फाइंड करने के लिए कि यहां पर कैसे अगर इमेज फॉर्मेशन देखनी है कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है इसके सामने, ठीक है, मतलब किसी स्फेरिकल सरफेस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, उसके लिए यूज होता है ये फॉर्मूला। क्लियर? तो ये कैसे आता है वो अभी मैं नहीं जा रहा, बट ये कैसे वर्क करता है वो मैं बता देता हूं कि n2 क्या है, इस डेंसर मीडियम का अगर हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, और जो n1 है वो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी कि अगर यहां पर आप एयर मान रहे हैं और यहां पर अगर ये ग्लास रखा हुआ है, क्लियर, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का। अब देखो n2 सिर्फ लिखा हुआ है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये हो गया, और n1 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब देखो इमेज फॉर्म हो रही है इस ग्लास के अंदर, क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इमेज फॉर्म हो रही है इस ग्लास के अंदर। तो इसी पर हम लोग यहां पर क्या रख देंगे, जो ये डिस्टेंस होगी इमेज की इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से, यहां पर अब ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो यहां पर एक डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, v कहेंगे, और उसको यहां पर यूज करेंगे। तो n2/v माइनस n1/u, अभी u क्या है, u है इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर? ये देखो u लिखा है, ये v लिखा हुआ है, और r क्या है, r होता है हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सरफेस हम लोग को ऐसा स्फेरिकल सरफेस दिख रही है, इस स्फेरिकल सरफेस को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये किसी स्फेयर का पार्ट है।
तो ये सरफेस जो कि किसी स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो रेडियस होगा वही कहलाता है हम लोग का इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का रेडियस। तो यही होता है हम लोग का ये, और यहां पर n2 - n1 ऐसे ले लेते हैं। तो बात समझ पे आई इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। तो अगर हम लोग के पास ये चीज दी गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n2 ये है, ये n1 है, हाँ, और इसका जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और ऑब्जेक्ट इस u डिस्टेंस पे रखे, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो हम लोग इसको पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, इसको और इसको पुट कर देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से चीजें करनी है हमें। इस पे आगे चलते हैं अब और पर्टिकुलर बात करते हैं लेंस की। आखिर ये लेंस होते क्या हैं। तो देखिए लेंस बना कैसे होता है। एक्चुअली लेंस सिर्फ ये इस तरीके का नहीं होता, या इस तरीके का नहीं होता, या इस तरीके का नहीं होता। लेंस जितने भी आपको यहां पर दिख रहे हैं वो सब के सब लेंस हैं। तो लेंस एक्चुअली क्या होती है, अगर अभी हम लोग सिर्फ स्फेरिकल लेंस की बात करें, क्योंकि पैराबोलिक लेंस भी होते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस भी होते हैं, ठीक है। तो उन तरह के लेंस को अभी हम लोग को स्टडी करनी नहीं, क्योंकि अभी हमारे उस सिलेबस में नहीं है। तो जो अभी है वो कैसे हैं, दो तरीके के हैं, वो भी स्फेरिकल लेंस है, और उस पे भी कैसे है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो देखो इस लेंस को हम लोग मान सकते हैं कि इस पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी कि एक सरफेस ये हो गया, एक इंटरफेस ये और दूसरा इंटरफेस ये। तो लाइट एक बार यहां पर रिफ्रैक्ट करेगी, उसके बाद यहां निकलते हुए रिफ्रैक्ट करेगी इस जगह पर। यहां पर जो होगा, ये देखो इधर कर्व थी, इधर कर्व थी, बट यहां पर क्या है, यहां पर एक स्ट्रेट है ऐसे, और यहां पर एक ऐसा कर्व है, यहां पर ये इस तरफ ऐसे कर्व है, और इधर भी ऐसे कर्व है। अब देखो ये जो डाइवर्जिंग लेंस है, इस पे क्या होता है, यहां पर देखो एक इधर ऐसे कर्व है, एक इधर कर्व है, ये इधर एक स्ट्रेट है, ये ऐसा कर्व है, ये इधर कर्व है और ये इधर कर्व है। तो इस तरीके के जो ये 6 कॉम्बिनेशन बने, इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं वो इन 6 में से ये वाला और ये वाला पढ़ कर आए हैं, ठीक है। बात समझ पे आई। तो अभी क्या है कि ये जो हम लोग के पास चीजें हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव, जिसको हम लोग सिंपल कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस बोलते थे ऐसे ऐसे, तो वो क्या है, एक्चुअली डबल कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि दो सरफेस हैं। इस पे एक सरफेस है ये वाली, एक सरफेस है ये वाली, जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा कुछ ऐसे, और दूसरी सरफेस है ये वाली, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इधर पे कुछ। इस सरफेस को अगर R1 नाम दिया जाए तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे, और अगर इसको R2 नाम दिया जाए तो ये निगेटिव हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम कभी इस पे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लेंस फॉर्म हो सकते हैं। तो ऐसे लेंस जो इसमें पड़ने वाली लाइट को कन्वर्ज कर दे, जैसे कि ये है, इसमें अगर ऐसे पैरेलल लाइट आके फॉल हो तो वो क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पर ऐसे मिलाने की कोशिश करेगा, यानी कि कन्वर्ज कर रहे हैं चीजों को। तो ये होता है कन्वर्जिंग लेंसेज। और ये जो होते हैं अरेंजमेंट इस तरीके की, जहां पर कि अगर लाइट फॉल हो तो ये उस लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं। तो इस तरीके के लेंस कहलाते हैं हम लोग के डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। बात समझ पे आई। तो ये होते हैं हम लोग के लेंस के तरीके की, लेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस तरीके के। तो अब बात करते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला। जैसे कि मिरर हम लोग के पास फॉर्मूला थे, मिरर इक्वेशन था, वैसे हम लोग लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं, और वो होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये जो 1/v है, u है, f है, ये सब मतलब u v f ये क्या है, तो बिल्कुल ये वैसा ही है। ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि अगर इमेज देखो यहां पर फॉर्म हो रही है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी v। u इस ऑब्जेक्ट की इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी u, और ये जो f है वो है फोकल लेंथ, यानी कि इधर से इधर ये जो डिस्टेंस है वो हो गई फोकल लेंथ, ठीक है। यहां पर दो इस पे फोकल लेंथ होती हैं क्योंकि दो सरफेस होती हैं ऐसे। तो अगर दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, यहां पर देखिए लेंस पे खास बात ये भी है कि लेंस अगर हम लोग का ऐसा सिमेट्रिकल है तो ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, ठीक है। अभी अगर नहीं होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका R2,
R2 R1 भी ले सकते हैं। तो अगर ये बराबर हैं तो सिमेट्रिकल है, अगर R के बराबर हैं दोनों, तो जो दोनों तरफ से लेंस हमें दिखाई देगा वो समझ पे नहीं आएगा, मतलब कि उसको ऐसा रखो या ऐसे रखो वो एक जैसा बिहेव करेगा उस पे पड़ने वाली लाइट को। तो इस तरीके के जो होते हैं उस पे ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। और मैग्निफिकेशन का बन जाता है वही h प्राइम डिवाइडेड बाई h, जहाँ पर h प्राइम है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी पे इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग ये f बना सकते हैं और ये f प्लस यू भी वहीं से, मतलब ये पूरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा इसको पुट करने से, और इस तरीके से ये भी। तो ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है प्लस और माइनस का, कि अगर प्लस हुआ तो मैग्निफिकेशन कैसा है हम लोग का, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल एक इमेज फॉर्म हो रही है। और अगर माइनस में है मैग्निफिकेशन, यानी कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इन फॉर्मूले को यूज़ करें तो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल जरूर करें। जब भी इस पे वैल्यू पुट करें तो हमेशा ही क्या करें, माइनस या प्लस को ध्यान में रखते हुए पुट करें। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ले रहे हैं h हाइट का, तो इसकी जो डिस्टेंस, मतलब जो हाइट होगी वो यहाँ पर जब पुट करी जाएगी, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये +5 ऐसे रखा जाएगा। और अगर यहाँ पर इमेज ये निकल कर आ रही है कैसी, 2 सेंटीमीटर की निकल कर आ रही है, और क्योंकि ये नीचे तरफ है तो माइनस लेंगे हम लोग। माइनस भले ही यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखा हो, बट यहाँ पर जो लेंगे वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इमेज कैसी हो गई, इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड। वो डिपेंड करता है कहाँ पे क्या रखा है। अभी यहाँ पर ये डिमिनिश्ड नहीं बनेगी, हो सकता है ये बराबर बन रही है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर शायद इसका बराबर देखने में लग रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले केस पे अभी चीज चल रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था कि अगर जो लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो, डिफरेंट हो, साथ ही साथ अगर ये जो यहां पर लेंस दिया हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा ग्लास जरूरी नहीं है, डिफरेंट तरीके का ग्लास हो सकता है, कोई किसी एक तरीके का ग्लास नहीं होता, कई तरीके के ग्लास होते हैं, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास और शुगर ग्लास, ये कई तरीके के इस तरीके होते हैं। तो इन सब को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके के ग्लासेस है। बट अभी हम लोग को ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इसको मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर प्लस नहीं होता, ये यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये माइनस होता है 1/R2, ये चीज़। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो ये हो गया ऐसा। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग को फोकल लेंथ फाइंड करनी है, क्या करनी है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है सॉरी, तो उस पे क्या है कि अगर इस पूरे लेंस को मैं किसी दूसरे मीडियम पर भी डुबो दूं, ठीक है, अगर मैं इस पूरे लेंस को, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके, लेंस की बात हो रही, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n, और जिस मीडियम पर इसको रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर nm, मतलब मीडियम। ठीक है, तो अगर इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r1 है, इस सरफेस का, इसको हम लोग r1 मान लें और इसको r2 ऐसे, ये, तो उस केस पर जो हम लोग का यहां पर क्या बनेगा, सेटअप जो भी बना, उस केस में उस सेटअप की फोकल लेंथ क्या होगी, अगर हमें वो बताना है तो क्या निकल कर आएगा। अब देखिए ये इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये प्लस नहीं है, यहाँ पर ये माइनस है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये प्लस नहीं है, यहाँ पर ये माइनस ही है, और ये 1/R2 को अगर इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये फॉर्मूला हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको समझिए कि इस लेंस की हम लोग को पता चल जाएगी फोकल लेंथ, अगर बता हो हमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको किस मीडियम पे पुट कर दिया गया, यानी कि मान लीजिए कि वाटर में पुट कर दिया गया है या हनी में पुट कर दिया गया है, इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को पुट किया जा सकता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये चीज़ सेम मीडियम की बात हो रही है कि किस जगह पर रखा हुआ है। R1 है इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सॉरी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो R2 है वो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसको आपको ध्यान देना है, और साथ ही साथ जब भी करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप R1 और R2 की वैल्यू पुट करें, F की वैल्यू पुट करें, उनमें प्लस माइनस का ध्यान जरूर दें। अब ये रही बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो प्लस माइनस नहीं होता।
ठीक है, फिलहाल आपके उस पर तो नहीं है। आगे जब चीजें हायर स्टडीज पे हम लोग जाते हैं तो ऐसे मटेरियल्स भी बनाए जा सकते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो वहां की तो अभी बात ही नहीं है, अभी तो हम यहीं पर हैं। तो अभी क्या है कि अगर हमें ये चीज पता चल गई कि अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm है, इसका n है, ये सब चीजें, तो ये फॉर्मूला हम लोग का लग जाएगा और हमें फोकल लेंथ पता चल जाएगी। तो अगर फोकल लेंथ पता चलेगी तो उससे फिर बाकी चीजें निकाल सकते हैं कि अगर हमें इमेज यहाँ पर फाइंड करने की कितनी दूर पे बनेगी, और पता है कि ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे रखा है तो 1/fm करके हम लोग ये चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीजें निकल कर आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। इसी में अगर क्या हो कि हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं ना, सिंपल करने के लिए इसका सिंपल केस ले सकते हैं कि यहां पर जो मीडियम है वो कैसा एयर है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 लेके चलते हैं एयर का, तो nm की जगह पर 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा, और उस केस में हो जाएगा ये f और 1/r1 माइनस 1/r2। ये कब केस में, जब ये सिमेट्रिकल नहीं है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो उस केस में जैसे कि मैं बोल रहा था, तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और जो फोकल लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान देनी है। और अगर अब इस पे 2 केसेस बनते हैं, दूसरा 2 केस ये बनते हैं। पहला केस ये है कि अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाहर वाले मीडियम का, या फिर ये कह लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ये लेंस का, वो कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम है, तो अगर आप यहां पर कॉन्वेक्स लेंस रख रहे हैं तो वो बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह। ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो इससे, और यहां पर देखने में आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, और जब उसको यहां पर आप चीजें इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, उसके रिजल्ट बता रहा हूं मैं, तो कि जब आप उसको निकालेंगे तो उसका जो फोकल लेंथ निकल कर आएगा बिल्कुल वैसे ही निकल कर आएगा जैसे कि वो एक कॉनकेव लेंस हो। क्या हो? कॉनकेव लेंस हो। इसी में दूसरा केस ये है कि अगर इस कॉन्वेक्स लेंस पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n वो ग्रेटर देन nm हो, तो वो बिहेव करेगा एकदम कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। सिमिलरली यहां पर अगर ये दिया होता, एक कॉनकेव लेंस ही यहां पर गिवन होता हम लोग को, उस केस में अगर ये पहला वाला केस होता तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता, और अगर दूसरा वाला केस होता तो वो कॉनकेव की तरह ही बिहेव करता। तो ये चीजें हैं जो कि हम लोग को इस पूरे में ध्यान देनी है, और ये ध्यान दीजिएगा यहां पर ये माइनस होता है। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जिसका आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो ये रहा पहला हम लोग का क्वेश्चन, और इस पे क्या दिया हुआ है? अ सोर्स ऑफ लाइट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि रखा हुआ है कहां पर? एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 प्लेन मिरर। तो 2 प्लेन मिरर को हम लोग ने ऐसे रख दिया और उस पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कुछ थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। मैं भी यहां पर थीटा नहीं बना रहा, इस तरफ बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं समझ पे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने बोला एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो एंगल होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसा लाइन जो कि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर दे, यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा θ/2 और ये वाला एंगल हो जाएगा θ/2। तो एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि रखा हुआ है किस पे? इस एंगल बाइसेक्टर पे, यानी कि वो सिमेट्रिकल जगह पर रखा हुआ है। ठीक है? द वैल्यूज ऑफ थीटा सो दैट द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मिरर डज नॉट रीच द अदर मिरर विल बी। तो अब देखिए कि यहां पर कंडीशन हम लोग की आ गई, जो कि आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था आप में से किसी ने कि सर एंगल ऑफ कहां पर? अच्छा, आपने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आपने कुछ और पूछा था। ओके, मैं अभी के लिए वो क्वेश्चन रखे हुए था, कोई नहीं, आपका क्वेश्चन अलग था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है ना, द इंपीरियल कंपनी, सर एंगल ऑफ डेविएशन का एक्यूट होना जरूरी है नहीं या नहीं है? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल एंगल ऑफ डेविएशन एक्यूट होना जरूरी नहीं है, वो ज्यादा भी हो जाता है, बिल्कुल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर? तो ये था, मुझे लगा कि आपका ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस वजह से मैं उसको बचा के रखे हुआ था कि यहां पर अभी डिस्कस करूंगा। कोई नहीं,
तो अभी यहाँ पर क्या है, वो चीज जो मुझे बतानी थी वो मैं यहाँ पर ले लेता हूं। तो अभी ये क्या हो गया, द वैल्यूज ऑफ थीटा सो दैट द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मिरर डज नॉट रीच द अदर मिरर। तो यहाँ पर अगर सोर्स है तो कि यहाँ से अगर लाइट ऐसे फॉल हो रही है और उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर तक पहुंच ही ना पाए, तो थीटा कितना होना चाहिए। तो थीटा बेसिकली क्या होगा, देखिए इसके लिए अगर हम लोग देखें कि क्योंकि वो सिमेट्रिकल पोजीशन में रखा है तो n इक्वल टू 360/थीटा ये होगा, और क्योंकि जो n है वो हम लोग का नंबर ऑफ इमेज हो गई, और यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि अगर वो n-1 ऐसा अगर ऑड हुआ विच इज ऑड, तो ये हम लोग का n-1 हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या देखना है कि अगर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, अगर रिफ्लेक्शन होगा यानी कि जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी होंगी, 2 से ज्यादा होंगी, क्योंकि 2 ऐसे मिरर रखे हुए हैं। और हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था कि इमेज फॉर्म ना हो, यानी कि जो इस n की वैल्यू होनी चाहिए वो इस 2 से कम होनी चाहिए, यानी कि इस n की वैल्यू इस n-1 से कम होनी चाहिए। और ये चीज कहां से निकल के आई है, वो जो मैंने 4 केस बताए थे वहां से ये चीज निकल कर आई है। तो उनमें से हम लोग क्या ले लेंगे कि ये जो n निकाल लिया हम लोग ने 360/थीटा, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर निकल कर आएगा ऑड, क्योंकि 2 से छोटी लेनी है हम लोग को, वो ऑड निकल कर आएगा, तो वो हो जाएगा कितना, n-1, ठीक है। और यहां पर ये हो गया क्या, वो कम होना चाहिए 2 से कम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो n लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि वो उधर प्लस में जाएगा, और n की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं 360/थीटा। तो 360/थीटा लेस देन और इक्वल टू 3, यहां से हम लोग का निकल कर आ जाएगा 120 से हम लोग का क्या होना चाहिए, जो एंगल है वो बड़ा या बराबर हो, अगर होगा उस केस पर जो एंगल है हम लोग का अगर 120 से बड़ा या बराबर होगा, उस केस पर हम लोग का जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, 2 अगर एंगल ऐसे इंक्लाइंड हैं तो वहां पर कोई किसी भी तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी कि ऐसा अगर जो थीटा है वो 120 से बराबर या 120 से ज़्यादा हो जाए, उस केस पे अगर ये मान लीजिए 120 है और इसके एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और फिर यहाँ से बोले कि यहाँ से ऐसे लाइट जाए और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाए, तो वो होगी ही नहीं, वो इससे रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, ठीक है। और अगर 120 से और ज़्यादा है एंगल ये थीटा, तो तब भी हम लोग का कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। क्लियर। तो ये था ये क्वेश्चन हम लोग का। अब चलते हैं दूसरे में। टू गेट 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ। देखो हम लोग को क्या करनी है, 3 इमेजेस निकालनी है एक सिंगल ऑब्जेक्ट की। तो हम लोग को क्या करना है, बताना है कि 2 प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल हम लोग को रखना होगा। तो सिंपल से हम लोग वही जो हम लोग का इक्वेशन थी नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए, उसको हम लोग यूज करेंगे और ये कर लेंगे कुछ ऐसा, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग का जो निकल कर आएगा, जब हम लोग इस पे यहाँ पे क्योंकि n इक्वल टू 3 निकालना है, तो जब इसको ऐसे करेंगे तो इसको सॉल्व कर हम लोग को 90 थीटा इज इक्वल टू 90 निकल कर आ जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हम लोग का अगर एक बाई कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस है। क्लियर। तो अ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f फॉर्म्स अ सर्कुलर इमेज ऑफ रेडियस r ऑफ सन इन फोकल प्लेन। कि यहां पर एक जो हम लोग के पास सन है वहां से लाइट आ रही है और इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद वो जो फोकस है उस फोकस से पास होने वाले प्लेन को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। अगर यहाँ पर एक ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं तो इस पॉइंट से यहाँ पर जो ऐसा बन रहा है ये वाला फोकल प्लेन है, इस फोकल प्लेन पर ऐसे लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है। और यहाँ पर क्या बना रही है, एक ऐसा सर्कल बना रही है, क्योंकि देखो जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का वो क्या है, सन है। सन एक सर्कुलर डिस्क की तरह बिहेव होती है और उसका जो इमेज हम लोग को यहाँ पर बनेगा वो स्क्रीन पर एक सर्कल की तरह ही इमेज बनेगा, क्योंकि इमेज जो होगी इनफाइनाइट पे क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है तो एक डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। क्लियर। तो देन फिर क्या है, सर्कुलर इमेज ऑफ रेडियस r ऑफ सन इन फोकल प्लेन, देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो पाई आर स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू f होगा, मतलब कि ये यहाँ पर ये जो सर्कल बन रहा है वो उसका एरिया बढ़ता जाएगा अगर हम लोग का जो फोकल लेंथ है वो बढ़ता जाए, या फिर फोकल लेंथ का स्क्वायर
बढ़ता जाए तो हम लोग का ये जो पाई आर स्क्वायर है वो बढ़ता जाएगा। तो क्या रिलेशन है इस पे, अगर हम लोग को इसको देखना है तो कुछ इसको हमें ऐसे देखना होगा। देखिए कि अगर हम लोग ने माना कि जो लाइट आ रही है कुछ ऐसी आ रही है और यहाँ पर एक आर रेडियस बना रही हो, कि यहाँ पे आर रेडियस से एक ऐसा एक डिस्क बनेगी इस प्लेन पे, ठीक है, इस प्लेन पे ऐसे डिस्क बनेगी। तो ये जो बन रही है डिस्क उसका वो एक सर्कल बनेगा मतलब। तो यहां पर ये जो रेडियस होगा उसका वो अगर आर है तो देखिए यहां पर आप लगाएंगे कि यहां से इसका जो फोकल लेंथ है, अब देखिए यहाँ पे जो लेंस होते हैं वो थिक लेंस लेके चलते हैं हम लोग ज़्यादातर, ठीक है। जो भी है 12th क्लास में या जेई मेन में जो भी लेंस आते हैं वो हम लोग के थिन लेंस आते हैं। जब लेंस थिक हो जाते हैं, थिक की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो जो भी अभी तक हम लोग का फॉर्मुलेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो कभी भी लेंस अगर ऐसा बना हो और लाइट कहीं और से पास होती हुई दिख रही है तो आप उसको थिन लेंस ही मान के कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये ऐसा, ये लेंथ हो गई हम लोग की एफ, बेसिकली हम लोग यहाँ से मानते हैं, बट इसको भी एफ को भी अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। बट आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर आप मान सकते हैं कि यहाँ से ऐसे ये डिस्टेंस हो गई, ये एफ, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर मानते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से ये पास होते हुए जाएगी, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरीके से ये हो सकता है कि थोड़ा बनाने में गड़बड़ हो गई हो, तो इसको सुधार लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से ये ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई ऐसे चली गई, ठीक है। तो बेसिकली ये था कि आपको ये नहीं कंसिडर करना कि अरे ये कैसे बना हुआ है, आपको थोड़ा सा उसको समझ लेना है कि क्या होगा। तो ये हो गया रेड कलर से जैसे बनाया, ये हो गया एफ, ये एंगल हो गया थीटा, ये वाला ये एंगल हो गया थीटा और ये हो गया आर। तो अगर मैं इस पे रिलेशन निकालूं तो आर इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा एफ टैन थीटा। कैसे, देखो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये हो गया क्योंकि एंगल इधर है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और जो टैन थीटा होता है वो होता है आर बाई एफ। तो आर इज इक्वल टू हो गया एफ टैन थीटा। तो आर जो हो गया, अगर टैन थीटा हम लोग कांस्टेंट माने तो वो हो गया प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि आर स्क्वायर अगर हम लोग को प्रोपोर्शनल देखना है तो वो हो जाएगा एफ स्क्वायर के। अब क्योंकि पाई है तो सिर्फ पाई एक कांस्टेंट है तो उसको भी कांस्टेंट पे ही ले जाएंगे, यानी कि आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर हम लोग का बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा जिसको हटाने पर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, उससे निकालकर हम लोग यहाँ पर पाई पुट कर सकते हैं। तो हम लोग का ये वाला जो रिलेशन है सेकंड वाला वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। A student measures the focal length of a convex lens by putting an object pin, एक पिन साइज ऑब्जेक्ट है, एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द लेंस एंड मेजरिंग द डिस्टेंस v ऑफ द इमेज पिन। द ग्राफ बिटवीन u एंड v प्लॉटेड बाय द स्टूडेंट शुड लुक लाइक। अब देखो एक कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस u की बात हो रही है, डिस्टेंस v की बात हो रही है, और एक ग्राफ प्लॉट किया है उसकी बात हो रही है। तो ग्राफ प्लॉट हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग को v और u के बीच में ऐसे ग्राफ देखना है तो हम लोग को क्या चाहिए होगी, एक इक्वेशन जो कि दोनों को रिलेट करती हो। तो कौन सी इक्वेशन है जो कि दोनों को रिलेट करती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, वो है हम लोग की 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ या ना, ये होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला कहते हैं। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ही चीजें निकल कर आती हैं, बट अभी क्या है, ये लेंस फॉर्मूला है ये। तो ये हो गया। अब ये जो है फॉर्मूला, अब ये इक्वेशन जो बनती है वो एक्चुअली बनती है हाइपरबोला की। किसकी बनती है, हाइपरबोला की। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, कि अगर बात करें, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी है तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और हम लोग का ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर। अब चलते हैं आगे, क्योंकि हम लोग को v और u पे देखना था। अब चलते हैं आगे और देखते हैं इस पे कि क्वेश्चन नंबर 5 पे, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज अ कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस की बात हो रही है, यानी कि अगर कोई उस पर रे फॉल होगी तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन कौन से होते हैं, कन्वर्जेंट लेंस कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जितने भी होते हैं वो सारे हम लोग के कन्वर्जेंट लेंस होते हैं। अब वो अगर बाय कॉन्वेक्स है, यानी कि दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस है, प्लानो कॉन्वेक्स है, यानी कि एक तरफ प्लेन दूसरी तरफ कॉन्वेक्स है, तो वो सब कन्वर्जिंग लेंस पे आ जाएंगे। तो एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज अ कन्वर्जेंट लेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो अगर लेफ्ट ऐसे बनाए और इसके लेफ्ट साइड की तरफ से एक आ रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड।
एंड स्टॉप्स एट द फोकस, और आके यहां पर जो फोकस है वो जाकर स्टॉप हो जाता है। तो द इमेज, तो इमेज के साथ क्या बिहेवियर होगा? द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये यहां पर ये प्लेन मिरर नहीं है, ये लेंस है पहली बात, और वो भी एक कैसा है, यहां पर एक इस तरीके का सरफेस है, कॉन्वेक्स। क्लियर? तो ये इसका जो बिहेवियर होता है वो होता है डिफरेंट, जैसे कि अभी हम लोग देख के आए हैं 1/v माइनस 1/u का जो रिलेशन होता है वो एक हाइपरबोला होता है, यानी कि इसका चेंज होने का रेट और इसके चेंज होने का रेट वो डिफरेंट होता है। v और u के चेंज होने का रेट जो होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। और अगर हम लोग v और u को डिस्टेंस बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, और डिस्टेंस के चेंज होने का जो रेट होता है उसी को तो हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि जो इनकी वेलोसिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, चीज़ें निकालनी है। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट वुड अप्रोच द लेंस देन इमेज वुड मूव अवे फ्रॉम द लेंस। पहली बात तो ये कि अगर लेंस ऐसे बना दिए तो यहां पर जो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे यहां पर जो इमेज है वैसे वैसे वो दूर होते जाएगी, ठीक है। वैसे वैसे क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। अगर आपने 10th क्लास में, देखिए मैं 10th क्लास में आपको बार बार लेके जा रहा हूँ क्योंकि उस पर ये चीज़ें आपने काफ़ी करी हुई हैं। जैसे कि कौन सा, एक इनफाइनाइट वाला केस कि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो इनफाइनाइट में रखा हुआ है। तो जब इनफाइनाइट में रखा हुआ है तो जो इमेज फॉर्म होती है वो इधर फोकस पे फॉर्म होती है, ऐसे लाइट रे आती हैं और फोकस पे ऐसे जाती हैं, ऐसे पैरेलल आती हैं और फोकस से होते हुए जाती हैं, ठीक है। ऐसे बनती है इमेज, बनती है। क्लियर? तो अभी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में था, वो आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, ठीक है। तो यहां पर भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास इमेज आ जाती है, और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां ये पास आता है तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा और जो फोकल लेंथ है उसके बीच में इमेज अब हम लोग की ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे निकल जाएगी, क्योंकि ये अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में इधर आ गया। तो इधर जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इधर वाली जो इमेज होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे चली जाती है। और अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थी, इमेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थी वो इनफाइनाइट पे निकल जाएगी। यानी कि इमेज के मूव होने का जो रेट है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस चेंज होने का जो रेट है और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होने का रेट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मूव तो करेगी, यहाँ से ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे ये जो इमेज है वो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसके। तो देन इमेज वुड मूव अवे फ्रॉम द लेंस विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो रेट है वो चेंज होगा। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार अवे इमेज वुड, ये सब वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं और उससे हम लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपको सॉल्व कराए हैं। मैं अब आपको दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस जो कि आप अपने घर से सॉल्व करके लाएंगे। एक क्वेश्चन रहा ये, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी तरीके का डाउट हो पढ़ते वक्त तो आप साथी ऐप के क्वेरी सेक्शन पे जाके वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ पे नहीं आ रहा हो तो आप वहां पे मेंशन करिए कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ पर नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा। और साथ ही साथ वहां पे अगर डायरेक्ट आपको लिख कर बताया जा सकेगा तो वहां पर सीधे बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो साथी ऐप है उसका आप यूज़ करिए। और जैसे नीचे लिंक आ रही है jetest.tutor.ai, वहाँ पर जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो कि पहले से प्रिपेयर्ड है। बिल्कुल वैसा ही उनका जो लेवल है वो बिल्कुल उसी लेवल का है जो कि जेई मेन का होता है। क्लियर? क्योंकि उस पर क्वेश्चंस जो हैं वो जेई मेंस के ही हैं। वहाँ पर आप लोग बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दे सकते हैं मॉक टेस्ट जैसा कि आपको देखने को मिलेगा एक एक्चुअल क्वेश्चन पेपर जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो सेशन था वो पसंद आया होगा। तो अब जो इसका अगला पार्ट होगा उस पर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कवर करूंगा। नहीं कवर किया है, रीज़न उसका ये है आज क्योंकि चीज़ों को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है वो पहले हम लोग लें जिससे क्वेश्चन आते हैं, फिर धीरे धीरे करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, प्रायोरिटी हम लोग की डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो
तब तक के लिए थैंक यू। जब तक हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।